आप सब फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं आपकी कंटिन्यूस क्लासें जीएस की ले रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्लास जीएस की मैंने ली थी उसमें मैंने आपको दोस्तों द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ाया था। दूसरी क्लास में मैंने आपको ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ाया था। और तीसरी क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको मोशंस ऑफ द अर्थ। दोस्तों ये मेरी फोर्थ क्लास है जिसमें मैं आपको मैप्स एंड मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। ये लंबी इसलिए है क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे डिटेल में और अच्छे तरीके से बनाए हुए। दोस्तों इस वीडियो को मिस मत ना करें क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड और एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो अभी अभी JKSSB का फोर्थ क्लास का पेपर हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आया था। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए रिप्रेजेंटेशन आर ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल इज कॉल्ड मैप। जैसा कि आपको दोस्तों मैप पता ही है, मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन करते हैं। तो जब बड़े सारे मैप हम एक साथ एक ही बुक में फिट कर देते हैं तो उस बुक को क्या बोलते हैं, एटलास बोलते हैं। ये दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा एटलास क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ मैप्स हैं। तो हमारे पास तीन तरह के मैप्स होते हैं। एक फिज़िकल और रिलीफ मैप होता है। फिज़िकल मैप होता है जो दोस्तों माउंटेन्स की, हमारे जैसे हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वहाँ पे जो हिमालय दिखा रहा है, ये हिमालय रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस दिखाता है, रिवर दिखाता है, तो ऐसे प्लेट्यूज दिखाता है, प्लेन्स दिखाता है। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल मैप बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों पॉलिटिकल मैप क्या होता है। पॉलिटिकल मैप होता है जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज दिखाता है, कंट्रीज़ दिखाता है हमें, और जो वर्ल्ड के साथ बाउंड्रीज किस किस कंट्री के साथ बाउंड्रीज लग रही हैं, स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, चाहे वो किसी रेनफॉल पे फोकस कर रहे हों, या किसी रोड्स पे फोकस कर रहे हो, चाहे किसी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हो, तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक्स मैप बोलते हैं। दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैप्स बनाते वक्त क्या क्या वहाँ पे देखना होता है हमें। तो हमें एक डायरेक्शन हम देख सकते हैं वहाँ के कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे है। फिर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस देख सकते हैं मैप्स के थ्रू किसका डिस्टेंस कितने दूरी पे है। और सिंबल, और मैप पे सिंबल दिए होते हैं कि इस सिंबल का ये मीनिंग होगा, इस सिंबल का ये मीनिंग होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। स्केल क्या होता है, मैप पे स्केल का मीनिंग हो गया कि रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड गिवन ऑन द मैप। मैप पे कितना डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। दोस्तों दो तरह के स्केल होते हैं हमारे पास, दो तरह के मैप होंगे, एक स्मॉल स्केल मैप होंगे, एक लार्ज स्केल मैप होंगे। दोस्तों जब हमें एक लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़, ये कॉन्टिनेंट क्या होते हैं ये मैं अभी अगली नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि ये जब हम कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स को मैप पे दिखाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा एरिया दिखाना है तो बड़ा एरिया दिखाने के लिए हमें स्मॉल स्केल मैप लेना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। तो जब हमें कोई छोटी, जैसे हमें मान लो सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर का मैप दिखाना हो तो इसका मैप जो है हम लार्ज स्केल पे भी ले सकते हैं। किसी छोटी जगह का जब हमें मैप दिखाना हो तो फिर हम लार्ज स्केल भी ले सकते हैं। दोस्तों स्केच क्या होता है, स्केच एक रफ मैप बोल लो जिसमें हमें एक रफ डायग्राम बनाएंगे तो उसको हम स्केच बोलेंगे। तो प्लान का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, प्लान भी एक ड्राइंग होती है। जैसे हमें कोई रूम बनाना है, जहाँ हमें कोई फ्लैट बनाना है तो हम पहले प्लानिंग करते हैं कि इस फ्लैट की कितनी हाइट होगी, कितनी लेंथ ब्रेड्थ के रूम्स होंगे। तो वो जो लेंथ ब्रेड्थ की मेजरमेंट होती है
उस प्लानिंग उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था मैथ्स का, ये ख़त्म हुआ। आगे दोस्तों जो टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ही कंसेप्ट आपके सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ मैंने मार्क भी करे हुए हैं, जो रेड पेन से और ग्रीन पेन से मार्क कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने या लर्न कर लेना है। चलिए दोस्तों, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। और सोलर सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ पे इसीलिए जी पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन को चाहिए होती है, ह्यूमन सस्टेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, तो ये जितने भी लैंड हो गई, जो हमें एग्रीकल्चर जहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर होता है, फूड मिलती है, तो ये सारा कुछ कहाँ पे अवेलेबल है? सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कम्प्लेक्स जोन। जो सरफेस है अर्थ की वो एक कम्प्लेक्स जोन है। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं? वो मीट, इस जोन में जो 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो मीट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मीट, ओवरलैप और इंटरेक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, जो दोस्तों जो सरफेस पोर्शन है अर्थ का, सॉलिड पोर्शन जहाँ पे रॉक्स पाई जाती हैं, मिनरल्स पाई जाती हैं, तो उस सॉलिड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। चलिए आगे दोस्तों, ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। वाटर कवर से वेरी, दोस्तों अभी मैं पीछे आपको बता रहा था कि जो वाटर जो है लार्ज एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस का। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड। तो दोस्तों, वाटर कवर से वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जो सरफेस एरिया वाटर कवर करता है उस सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल। वो जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें वाटर हर एक फॉर्म में आ जाता है, चाहे वो दैट इज आइस में होगा वो भी हाइड्रोस्फीयर में आएगा, वाटर, आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स। तो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ग्लेशियर्स में होगा, जहाँ जिस फॉर्म में भी वेपर में होगा, चाहे जिस फॉर्म में भी वाटर होगा, वो सारा कुछ किस में आ जाता है? हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन। बायोस्फीयर जो है वो नैरो जोन है जहाँ पे वी फाइंड वाटर, जहाँ पे हम पाते हैं कि एयर वाटर और लैंड जो है वो लाइफ विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। वाटर एयर टुगेदर, लैंड वाटर एयर टुगेदर, लैंड वाटर और एयर तीनों मिलके लाइफ पॉसिबल बनाती हैं। तो उस कम्प्लेक्स जोन को, जहाँ पे लैंड वाटर और एयर टुगेदर इकट्ठे होके लाइफ पॉसिबल कराती हैं, तो उस कम्प्लेक्स जोन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी बायोस्फीयर जो है किस किस से बना हुआ है? किस किस को कंप्राइज करेगा? लैंड, वाटर और एयर के मिलके बनेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अर्थ की जो मेन डिविजन्स हैं वो 2 टाइप्स की मेन डिविजन्स हैं। जो लार्ज बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो बड़ी बड़ी ओशन बॉडीज़ हैं उनको हम ओशन बेसिन्स बोलते हैं। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर, और जो जितने भी ओशन हैं वर्ल्ड के वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। द लेवल ऑफ सी, और जो लेवल है सी वाटर का वो रिमेन्स सेम रहता है दोस्तों एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द, और जो किसी भी पहाड़ी की, किसी भी माउंटेन की अगर हमें हाइट मेजर करनी होगी तो वो हम सी लेवल से, हम बोलते हैं कि ये जो माउंटेन है ये इतने मीटर हाई है फ्रॉम द सी लेवल। यानी कोई भी एलिवेशन अगर हमें मेज़र करना होगा तो हम कहाँ से लेते हैं? सी लेवल से लेते हैं, और सी लेवल को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो लेवल। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये बड़े बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो लिथो का क्या मीनिंग है? लिथो, ये दोस्तों सारे वर्ड जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन, क्योंकि क्रस्ट पे मैंने आपको बताया कि क्रस्ट लिथोस्फीयर पे क्या पाया जाता है? रॉक्स पाई जाती हैं, स्टोन्स पाए जाते हैं, तो तभी लिथो जो है वो स्टोन है इसका मीनिंग। एटमॉस का मीनिंग दोस्तों वेपर है। एटमॉस्फेयर में वेपर होते हैं तो इसीलिए एटमॉस का मीनिंग वेपर है ग्रीक लैंग्वेज में। तो ह्यूडोर का मीनिंग दोस्तों वाटर है, तभी हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? वाटर, तो तभी ह्यूडोर का मीनिंग वाटर है।
बायोस का मीनिंग लाइफ है, तो बायोस्फीयर क्या करता है, बायोस्फीयर में तीनों चीज़ें मिलके लाइफ पॉसिबल कराती हैं, तो तभी बायोस का मीनिंग जो है वो लाइफ है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट जो है दोस्तों 8848 मीटर है अबव द सी लेवल। ऊपर मैंने बताया कि हाइट जो है वो कहाँ से मेज़र की जाती है, सी लेवल से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये मान लिया हमने कि सबसे ऊंची हाइट माउंटेन, सबसे ऊंची माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट 8848 मीटर्स है। और दोस्तों ये कहाँ पे है, नेपाल में। तो जो सबसे हमारा डीपेस्ट पार्ट है, अर्थ का जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,020 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ये मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा पैसिफिक ओशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये वाली मरियाना ट्रेंच पाई जाती हैं जिनकी डेप्थ कितनी है, 11,020 मीटर्स, 22 मीटर्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े बड़े, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़ी क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी नौकरी का हो, बड़ी नौकरी का हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी जो ओशन बेसिन्स हैं उनके द्वारा सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, और ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका हैं। दोस्तों ये जो मैंने इनके ऊपर नंबरिंग करी है ना, ये नंबरिंग इनकी ऑर्डर है। एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है। तो उसी हिसाब से मैंने जो इनका ऑर्डर है उसी हिसाब से मैंने ऊपर नंबरिंग करके रखी हुई है। तो बड़े बार एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर दिया होता है, जैसे एशिया ग्रेटर दैन यूरोप लिख दिया होगा, ग्रेटर दैन अफ्रीका लिख दिया होगा, तो आपको देखना होता है कि कौन सा ऑर्डर सही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो हमारी कंट्री इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो जो अर्थ पे जितना टोटल लैंड मासिस है, मैंने बताया आपको कि 70% वाटर है, 30% लैंड है। तो जो 30% लैंड है उसका तीसरा हिस्सा तो कौन ले जाता है, एशिया ही, उसका तीसरा हिस्सा तो एशिया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो कॉन्टिनेंट है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है दोस्तों। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ये दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अभी मुझे पता है आपको ये आ जाता होगा, तो जिन बच्चों ने वो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कॉन्टिनेंट, वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी मैंने बताया था क्या होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इस कॉन्टिनेंट से पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एशिया है वो यूरोप से किस माउंटेन्स के द्वारा अलग हुआ है, तो वो कौन सी माउंटेन उनको अलग करती हैं, यूराल माउंटेन्स। उनको कौन सी माउंटेन अलग करती हैं, यूराल माउंटेन्स। दोस्तों जो जब हम यूरोप और एशिया को, दोनों कॉन्टिनेंट को इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है एशिया। दोस्तों यूरोप इज़ मच स्मॉलर, यूरोप जो है वो बड़ा छोटा है एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द, ये वेस्ट ऑफ एशिया से, एशिया के वेस्ट साइड पे लाई करता है। और जो आर्कटिक सर्कल है पासिस थ्रू इट, आर्कटिक सर्कल क्या होता है मैंने बता दिया है आपको पिछली वीडियो में। आर्कटिक सर्कल जो है इससे पास करता है। इट बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। नेक्स्ट है दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का। वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन है, अफ्रीका है। फर्स्ट कौन है, एशिया। तो जो इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर मैंने बताया आपको क्या होता था, इक्वेटर जो 0 डिग्री है वो रन्स करता है ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे सेंटर से इक्वेटर पास करता है, तो उसका क्या नाम था, अफ्रीका। आपको
किसी भी पॉइंट का आंसर किसी भी पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये कंसेप्ट सारे आने चाहिए। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, जो ज़्यादा पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है। चलिए दोस्तों, अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो एक ही ऐसा पूरे वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट में से एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट था, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे जो मैंने रेड पेन से लिखे हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द इक्वेटर एंड द सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। द कॉन्टिनेंट इज बेस्ड बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। तो ये सहारा डेजर्ट वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। कहाँ में सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है अफ्रीका में। दोस्तों ये था लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। अगर हॉटेस्ट डेजर्ट पूछा जाए तो हॉटेस्ट डेजर्ट दोस्तों ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया जो है, जो राजस्थान में है, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, वो पूरे वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट है जो इंडिया में है, जिसका क्या नाम है? ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं उसको हम, जहाँ थार डेजर्ट बोलते हैं। दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर इलाका है, वहाँ पे है वो। चलिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। तो यहाँ तक कि दोस्तों कभी कभी तो वहाँ पे पूरा साल बारिश ही नहीं होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, पूरी दुनिया की जो सबसे लंबी रिवर है, जो नील रिवर जिसका नाम है, वो फ्लो थ्रू द अफ्रीका, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से फ्लो करती है। तो दोस्तों ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा डेजर्ट भी इसी में है। सबसे बड़ी रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट लंबी रिवर है ये। लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है, लॉन्गेस्ट रिवर नील है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से फ्लो करती है। चलिए दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये 3rd नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। ये जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्मथ ऑफ पनामा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वो किस पास से जुड़े हुए। एक छोटा सा रास्ता होता है, ज़मीन का रास्ता होता है, बिल्कुल नैरो चैनल होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्मथ ऑफ पनामा। इसी तरह से दोस्तों ये कौन सा पाथ होता है जो 2 कॉन्टिनेंट को बाय लैंड जोड़ता है। तो दोस्तों जैसे दो लैंड मासिस को जब रिवर चैनल सेपरेट करते हैं, तो वो जो सी जो है सी के जो चैनल्स होते हैं वो सेपरेट करते हैं 2 कॉन्टिनेंट को। जहाँ 2 कंट्री बोल लो तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेटेड है बाय द पाल्क स्ट्रेट, तो उसका क्या नाम था? पाल्क स्ट्रेट। वो भी क्वेश्चन दोस्तों बड़ी बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका है वो लाइज करती है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। 2 ओशन इसको ईस्ट और वेस्ट साइड से सराउंड करते हैं। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन इसको दोनों तरफ से सराउंड करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एंडीज़ हैं, ये जो जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। एंडीज़ जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? एंडीज़। ये बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, जो मैं आपको फिगर ऊपर समझा रहा हूँ, जितने भी पॉइंट मैंने ऊपर समझाए, ये उसकी फ़िगर है। आप इस फिगर को पूरी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो कि ये कैसे क्या ये एशिया कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ये अफ्रीका है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है,
ये साउथर्न ओशन है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है पूरा साल, ये पूरा कॉन्टिनेंट जमा हुआ है क्योंकि ये साउथर्न पोल पे है। और साउथर्न पोल में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो एक ही ऐसा ओशन है वर्ल्ड का जो आफ्टर ए कंट्री नेम्ड है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ओशन है जिसका जो नाम है वो कंट्री के नाम पे रखा गया है। तो वो कौन सा ओशन है दोस्तों? इंडियन ओशन। तो ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, ये नीचे आएगा इसका कंसेप्ट, पर फिगर मैं पहले क्लियर करा देता हूँ। नीचे मैं पढ़ाऊँगा कि ओशन जो है मैंने आपको बताया कि 70% अर्थ पे वाटर है और 30% लैंड है। उसमें से दोस्तों जो 70% वाटर है उसमें से 97.5 जो ओशन का वाटर है, जो इतना साल्टी है कि वो हमारे यूज़ करने के फिट नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास फ्रेश वाटर बचता है वो कितना बचता है? 2.5%। तो दोस्तों ये जो 2.5% वाटर है ये सिर्फ रिवरों में नहीं है, ये ग्लेशियर्स में है, एटमॉस्फेयर में है, ग्लेशियर्स में है, अंडरग्राउंड द अर्थ है। और जो स्मॉल पोर्शन इसका बचता है 1% बोल सकते हैं हम, वो रिवर्स में है जो हम अवेलेबल है हमें, जो हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अर्थ जो है हमारी, इसका 70% पानी से घिरी हुई है, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि 70% अर्थ पे वाटर है। फिर भी इसके बजाय फिर भी दोस्तों हमें फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हमें वाटर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। साउथ अमेरिका हैज़ द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ अमेरिका, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी थी? लॉन्गेस्ट रिवर थी नील, जो किस कॉन्टिनेंट में थी? अफ्रीका में। तो अभी है साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अब ये लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी है, वो सबसे लंबी थी। तो सबसे लार्जेस्ट रिवर जो अमेजोन है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिका में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री है दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है ये चारों तरफ से समुद्रों से, ओशन बॉडी से घिरा हुआ है, इसीलिए दोस्तों इसको हम एक आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो दोस्तों आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है कि जो चारों तरफ से वाटर बॉडीज़ के साथ घेरी गई ज़मीन जो होती है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है इसको हम आइलैंड बोलते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट आइलैंड कॉन्टिनेंट है। तो इसका आंसर, सही आंसर इसका क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट का ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों लास्ट जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका जो है ये साउथर्न पोल पे है। साउथर्न पोल इसको बिल्कुल सेंटर पे कट करता है। यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। यहाँ पे बर्फ़ इसलिए रहती है क्योंकि ये पूरे साउथर्न पोल पे है। तो साउथर्न पोल पे सन की जो किरणें होती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, इसीलिए यहाँ पे परमानेंटली आइस शीट ही रहती हैं, थिक मोटी आइस शीट्स रहती हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे बड़ी सारी कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं और इंडिया के भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं जिनके नाम हैं मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारतीय, और भी एक दो हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये जो मैंने फिगर बनाई है ये वो क्वेश्चंस हैं जो बड़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था और टेंजिन नोर्गे शिर्पा ये इंडिया का था। ये दो पहले आदमी थे जिन्होंने क्लाइंब किया था हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ। कब किया था इन्होंने? 29 मई 1953। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और इनके नाम पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे इसका अगला पॉइंट क्या था, और फिर वुमेन्स के बारे में पढ़ते हैं। जनको तबेई जापान की थी, वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन 23। और जो इंडिया की पहली वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था वो कौन थी? बचेंद्री पाल। और जिसने कब किया था? 23 मई 1984। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
चलिए दोस्तों, आगे आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो वाटर कितना एरिया एरिया कवर्ड बाय द वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। द अर्थ इज द सॉलिड, द अर्थ इज द कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मोर देन 70% 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% ही सिर्फ लैंड है। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल टाइप्स। हाइड्रोस्फीयर का जो वाटर है वो डिफरेंट टाइप्स में है, एज रनिंग वाटर ओशंस, रनिंग वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर all comprise the atmosphere, hydrosphere sorry, all comprise the hydrosphere. More than 97% of the earth's water is found in the ocean. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 97% अर्थ पे जो अर्थ का जो 97% पानी था वो कहाँ पे है, ओशन में है। एंड इज, और वो बड़ा साल्टी है ह्यूमन यूज़ के लिए। और जो लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द आइस शीट। और उसका जो बचता है, जो 3% बचा, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो आइस शीट में है, ग्लेशियर्स में है। और जो बचा फिर अंडर द ग्राउंड है। एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। और बहुत ही कम मात्रा में जो पानी है हमारे यूज़ के लिए बचता है। इसीलिए दोस्तों, हैंड्स डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट, एक ब्लू प्लैनेट होने के बजाय भी हमें फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसीलिए दोस्तों हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। चलिए दोस्तों, ये मैं ऊपर जो आपको समझा रहा था कि ये जो इंडिया जो है, इंडिया को श्रीलंका से कौन सेपरेट करता है, नैरो चैनल ऑफ वाटर है। ये नैरो चैनल ऑफ वाटर है। तो जो नैरो चैनल ऑफ वाटर होता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका नाम था पाल्क स्टेट। कौन सी है दोस्तों, पाल्क स्टेट है। यहाँ पे क्या आना है, पाल्क स्टेट। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये दोस्तों लैंड चैनल होता है, ये वाटर चैनल होता है, ये लैंड चैनल होता है। तो जो लैंड चैनल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस्मत बोलते हैं। लैंड चैनल को हम इस्मत बोलते हैं। तो ये कौन को, इस्मत ऑफ पनामा, इसका नाम था इस्मत ऑफ पनामा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए, तो अभी हम पढ़ेंगे ओशन बॉडीज। ओशंस आर मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशन जो है वो मेजर पार्ट्स हैं हाइड्रोस्फीयर के। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सभी एक दूसरे से साथ कनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर इज ऑलवेज मूविंग, ओशन का वाटर जो है हमेशा मूविंग करता रहता है, क्योंकि वो सारे ओशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। द थ्री सॉरी दोस्तों, ये जहाँ पे थीफ लिखो गया है, यहाँ पे है चीफ। यहाँ पे दोस्तों चीफ आना है, CHIEF। यहाँ पे दोस्तों चीफ आना है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। द ओशन वाटर्स इज ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर, तो जो 3 मूवमेंट हैं ओशन वाटर की वो कौन सी हैं, वेव्स हैं, टाइड्स हैं और ओशन करंट्स हैं। दोस्तों ये जो ओशन करंट्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, इसके ऊपर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेक्चर इसी पे आने वाला है दोस्तों। ये भी जरूर पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए दोस्तों, द 5 मेजर ओशन आर, दोस्तों बड़े बड़े ओशन हैं दोस्तों। ये भी ओशन भी मैंने ऑर्डर में लिखे हुए हैं, इनके साथ नंबरिंग करी हुई है। इनका सिंपल मीनिंग है कि सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है। और चौथे नंबर पे साउथर्न ओशन है। और 5वें नंबर पे आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन का दोस्तों नाम जो है वो आर्कटिक सर्कल पे है ये, तो तभी इसका नाम आर्कटिक सर्कल है। और इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम आफ्टर ए नेम्ड कंट्री है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, मैंने लिखे हुए हैं आगे। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। जो पैसिफिक ओशन है मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा ओशन है। तो दोस्तों जो पूरी हमारी अर्थ है, इट स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जो हमारी पूरी अर्थ है उसके तीसरे हिस्से में तो पूरा पैसिफिक ओशन ही है। मरियाना ट्रेंच मैंने बताया जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो लाइज करती हैं इस पैसिफिक ओशन में। और जो पैसिफिक ओशन की शेप है दोस्तों वो सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करती हैं, यानी घेरती हैं। द अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़, और इसकी शेप दोस्तों जो है वो एस शेप्ड है। और इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन, तो जो दोस्तों कोस्ट लाइन क्या होती है, समुद्र के किनारे किनारे जो लैंड
लैंड मासेस की जो लाइन बनती है ना उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बड़ी हाईली इंटेंडेड है। इंटेंडेड का मीनिंग होता है बड़ी उबड़ खाबड़ है वहाँ पे, मतलब पूरी सीधी नहीं है, उबड़ खाबड़ है, रग्ड बोल सकते हैं जिसको हम। तो दिस इरेगुलर, ये जो इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन जो है इसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों? इसका फ़ायदा होता है नेवी जो नेविगेशन करने में। नेविगेशन क्या होती है? शिप्स, ऐसी जगहों पे शिप्स बड़ी आसानी से रुक जाती हैं। एक तो यहाँ पे शिप रोकने में बड़ी आसानी होती है, दूसरा दोस्तों ये पोर्ट के जो पोर्ट पे हमारा काम होता है, जो बंदरगाह बोलते हैं जिसको, उसके लिए भी बड़ी सूटेबल जगह है दोस्तों। और तीसरे नंबर इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे मछलियाँ जो हैं फिशिंग बड़ी होती है, क्योंकि हाईली इंटेंडेड है तो यहाँ पे फिशिंग बड़ी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कॉमर्स होता है कि यहाँ पे व्यापार चलता हो, तो व्यापार के माध्यम से कौन सा ओशन जो है वो बिजिएस्ट ओशन है। तो कौन सा ओशन बिजिएस्ट है दोस्तों? अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। मैंने बता दिया। तो इंडियन ओशन की जो शेप है दोस्तों वो ट्रायंगुलर शेप है। नॉर्थ में ये सराउंडेड बाय है एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। द साउथर्न ओशन है एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो दोस्तों साउथर्न ओशन है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है, यानी घेरता है। और जो आर्कटिक ओशन है इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। वही मैंने आपको बताया कि जो आर्कटिक ओशन था, मैंने आपको बताया कि जो आर्कटिक ओशन था हमारा वो कहाँ पे लाई करता है? आर्कटिक सर्कल पे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो इट कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन। दोस्तों जो आर्कटिक ओशन है ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन के साथ। कौन सी स्ट्रेट के जरिए? बेरिंग स्ट्रेट के जरिए। तो ये भी पूछा जाता है। स्ट्रेट मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट होती है वाटर का चैनल। वाटर के चैनल को स्ट्रेट बोलते हैं और लैंड के चैनल को हम इस्मथ बोलते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने बताया था आपको कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, दोनों को अगर हम प्लस करें तो यूरेशिया बोलते हैं। तो इट बाउंड्स बाय द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। जो हमारा आर्कटिक ओशन है इसको कौन कौन सा कॉन्टिनेंट घेरता है? इसको यूरेशिया का क्या मीनिंग होता है आपको बता दिया मैंने बार। और नॉर्थ अमेरिका इनको घेरती हैं। ये दोस्तों हमारा, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये एटमॉस्फेयर की सबसे जो नीचे लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो थर्मोस्फेयर का था। आज जो JKSSB का पेपर हुआ है वहाँ पे थर्मोस्फेयर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये जो आज, तभी मैंने आपको बोला कि जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। तो द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। और जो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है, जिसके साथ हम सांस लेते हैं और हमें बचाता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। तो चलिए, ये जो ओजोन लेयर क्या होती है ये सारा कुछ दोस्तों अभी आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको पूरी 12th तक GS कंप्लीट कराएंगे और जितने भी टॉपिक एग्जाम के रिलेटेड होते हैं दोस्तों सारे इसी चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रोवाइड्स अस विद एयर वी ब्रीथ और जो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ। और जो दोस्तों एटमॉस्फेयर है, ये नहीं मानना है कि एटमॉस्फेयर जो है वो पूरे स्फीयर में, पूरी अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो ओनली कितनी है?
1600 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जब जाते हैं तो वो अपने साथ गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि स्पेस पे ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक लाई करती है, सिर्फ 1600 किलोमीटर तक ही। ये इससे भी छोटे नीचे तक करती है। ऊपर तो एक्सोथर्मो वो हीट वाली लेयर्स हैं, ऑक्सीजन जो है वो इसके बिल्कुल नीचे नीचे ही रह जाती है। दोस्तों द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड वे, जैसे मैंने ऊपर आपको फिगर में बता दिया है। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, जो थोड़ी उसके ऊपर होती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर, जो उसके ऊपर होती है उसको मेसोस्फेयर, और जो उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, और जो उसके ऊपर होती है उसको बोलते हैं लास्ट, जो सबसे ऊपर होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों एक्सोस्फेयर के बाद क्या आ जाता है, फिर स्पेस आ जाती है। तो ये दोस्तों लेयर्स है, ये जो हमारी लेयर्स हैं ये क्या, इनके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या क्या काम करती हैं, इनकी क्या कंपोजिशन है, ये हम पूरा डिटेल में दोस्तों आगे वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, विच मेक्स अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो क्या करती हैं, हवा को हमारी को साफ़ करती हैं और ड्राई करती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों 78% नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन है, और फिर अदर गैसेस हैं, फिर 1% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज जो है 1% है। तो उसमें भी अगर हम इसका ऑर्डर बनाएं तो सबसे पहले नाइट्रोजन आती है, सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा गैस, उससे छोटी ऑक्सीजन, उससे छोटी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके छोटी जो अदर गैसेज हैं। तो दोस्तों इन गैसेस के ऑर्डर का भी बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कितनी कितनी इनकी कंपोजिशन है। चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, और नाइट्रोजन जो है हेल्प करती है इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है बड़ी कम मात्रा में, मिन्यूट अमाउंट होता है बहुत कम मात्रा में, तो लेकिन ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये ऑब्जर्व करती है हीट जो अर्थ रेडिएट करती है, और हीट को रेडिएट, जो अर्थ हीट रेडिएट करती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके क्या करती है, प्लैनेट अर्थ को वार्म रखती है। वार्म का मीनिंग होता है गर्म रखती है। तो इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसके लिए भी बहुत, प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। द डेनेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, जो दोस्तों डेनेसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरीज करती है विद द हाइट। इट इज़, जो डेनेसिटी है एटमॉस्फेयर की दोस्तों, डेनेसिटी का मीनिंग होता है कि सारी गैसेस पूरी अवेलेबल मात्रा में, पूरी सही मात्रा में, कहाँ पे, सी लेवल पे सबसे ज़्यादा डेनेसिटी रहती है, और जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाते हैं तो डेनेसिटी इसकी लो करती जाती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। इसीलिए दोस्तों जब माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको जब माउंटेनर्स क्लाइंब करते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। तो दोस्तों टेम्परेचर जो है वो आल्सो डिक्रीज़ करता जाता है एज हाइट, टेम्परेचर जो है वो सी लेवल पे कम रहता है, सॉरी, जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाता है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल आपके पास दोस्तों, हम आपको पता है जो हिमालय रेंजेस है, हमारी हिमालय रेंजेस कहाँ पे है दोस्तों, लेह लद्दाख में है। तो जो हिमालय रेंजेस हैं वो हमारी इंडिया का जो सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, हाईएस्ट पार्ट माना जाता है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वो किस वजह से पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हाइट वाला भी। तो दोस्तों द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर, तो ये भी प्रेशर भी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और जो एयर होती है, एयर जो होती है अर्थ पे वो मूव करती है फ्रॉम लो प्रेशर टू, सॉरी, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, चलिए दोस्तों, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ। बायोस्फीयर क्या होता है, डोमेन ऑफ द लाइफ। यहाँ पे तीनों चीज़ें लिंक करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें लिंक करती हैं, लैंड, वाटर और एयर लिंक करके एक जोन, कम्प्लेक्स जोन बनाती हैं जो
जहाँ पे लाइफ होती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स। बड़ी सारी स्पीशीज हमारे बायोस्फीयर में बड़ी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। माइक्रोब्स जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, बैक्टीरिया थोड़े बड़े होते हैं, और ह्यूग बड़े बड़े मैमल्स भी अर्थ पे पाए जाते हैं। तो ये जो दोस्तों ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और सारी एक दूसरे ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर, सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और बायोस्फीयर के साथ भी लिंक्ड है अपने सर्वाइवल, अपनी जिंदा रहने के लिए। दोस्तों अब ये जो मैं आगे वाली डेफिनेशन बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ये अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उसको ऑब्जर्व करती है और देयर बाय अर्थ को वार्म रखती है। अब देखना दोस्तों, ये जो हमारा फैक्ट्रियों से धुआं आ रहा है, ये जो थर्मल प्लांट से हमारी हीट निकल रही है, ये हवा को क्या कर देती है, पोल्यूट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था एयर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो होगा क्या, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब पूरे ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस टर्म को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग अभी इशू भी चल रहा है। दोस्तों ये जो झारखंड में ग्लेशियर फटा है और इतनी सारी डिस्ट्रक्शन हुई है, इतने लोग मरे हैं, तो ये दोस्तों क्यों होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ डिटेल में, फिर दोबारा अगली क्लास में बताऊँगा। दोस्तों जब ये ग्लोबल वार्मिंग होती है ना तो पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे थिक आइस शीट्स हैं, वो एकदम से पिघल जाते हैं। तो जब ग्लेशियर जो है एकदम से पिघल जाते हैं तो रिवरों में बाढ़ आ जाती है। जब रिवरों में एक बड़ी ज़्यादा बाढ़ आएगी तो फिर तो डिस्ट्रक्शन होगी ही होगी। तो डिस्ट्रक्शन, ऐसा ही केस दोस्तों जो उत्तराखंड में जो अभी ग्लेशियर का केस हुआ है, तो ये भी उसी कारण हुआ है। वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो है वो फट गया है, और ग्लेशियर फटने से ही उस नदी में बाढ़ आई थी, जहाँ पे एक डैम बन रहा था, और बड़े सारे प्रॉपर्टी का और बड़े सारे लोगों का और बड़े सारी डेथें भी वहाँ पे हुई हैं। तो दोस्तों मैंने ग्लोबल वार्मिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके क्या नुकसान हैं। ये दोस्तों इशू भी चल रहा है अभी पूरे करंट, ये न्यूज़ में चैनल न्यूज़, हर एक न्यूज़ वाले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोलते रहते हैं। दोस्तों दस देयर इज़ ए नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथो। इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बताया कि बायोस्फीयर में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लिंक है, यानी हम भी एक दूसरे के साथ लिंक है, हम प्लांट के साथ लिंक है, हम एनिमल के साथ लिंक है। तो दोस्तों किसी भी रिसोर्स, कोई भी जो हमारा नेचुरल सोर्स है उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, और ना ही हमें उसका ओवर यूज़ करना होता है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको बड़ी ज़्यादा हानि होगी। जो रिसोर्सेज हम आज बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो हमारी जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। तो इसीलिए दोस्तों सारे जो बायोस्फीयर में हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक करती है। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला केस है, ये भी हमारी ही वजह से हो रहा है। आज हर आदमी व्हीकल में घूम रहा है, और हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धुआं जो है एयर में छोड़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग का इशू बन रहा है। तो इसी तरह से अगर धुआं बढ़ता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, तो इससे और ज़्यादा डिज़ास्टर होने की संभावना है। और दोस्तों एक और फैक्टर है, जैसे हम जो इंडस्ट्रीज़ का जो इम्पोर्टीज़ हैं, जितना भी जो कूड़ा करकट हम नदियों में फेंक रहे हैं, ये नदियाँ कहाँ लेके जा रही हैं, ये सारा जो पोल्यूशन है दोस्तों, नदियाँ जो है ओशंस में लेके जा रही हैं। और ओशन में जब पोल्यूशन बड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से सुनामी आती है। तो जैसा ही दोस्तों आपको पता है 2004 में सुनामी आई थी तमिलनाडु में। तो तब दोस्तों हमारा जो साउथर्न पार्ट था, इंदिरा पॉइंट था, जो साउथर्न पोर्शन, वो भी सबमर्ज हो गया था, और बड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ था। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे तमिलनाडु में और उड़ीसा में बहुत सारा नुकसान हुआ था सुनामी की वजह से। तो वो क्यों आई थी, सारा कुछ दोस्तों ह्यूमन बींग्स की ही ओवर यूज़ है। जब हम ओवर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तो नेचर तो हमें उसकी पेनल्टी देगा ही देगा। तो तभी दोस्तों ओवर में
अभी हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको शेयर भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी करना है, ताकि उनको भी हमारी इस वीडियोस का जीएस क्लासेस का फ़ायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों हम जीएस क्लासेस ये आपको पूरी 12th लेवल तक पूरी जीएस करवाएंगे। और भी दोस्तों साइंस वगैरह की वीडियोस हो गई, मैथ की वीडियोस हो गई, करंट अफेयर की वीडियोस हो गई दोस्तों, सारी इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक था ये बहुत ही थोड़ा लंबा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें से कम 20 क्वेश्चन जो हैं, 20-30 क्वेश्चन दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बड़े बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।